पिछले क्लास में कुछ होमवर्क था। कौन कौन लोग किए हैं आंसर बताएंगे। यही डॉक है अपना 30 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट और मोलर। जो सेकंड क्वेश्चन वो था मोल ऑफ glucose are dissolved in 2 liter of water. If density of solution is 1 gram per ml, find percentage weight by volume, percentage weight by weight and molarity. एनीवन, क्या हम लोग यहीं थे? ये होमवर्क था या नहीं? यस सर। बताइए। था तो आंसर बताएंगे। किए हैं ट्राई? या नहीं? सर एक फर्स्ट आंसर नहीं है। सर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का आंसर आ रहा है 1.5। जी। सेकंड? सर सेकंड पार्ट का 0.25। 0.25। गुड। नेक्स्ट सेकंड नंबर का सर सेकंड नंबर उतना क्लियर नहीं हो पाया। नंबर क्लियर नहीं हो पाया। ओके, डेंसिटी था, नहीं हो पाया। ओके, कोई बात नहीं। ये कौन दिए हैं? सदाफ 1.5 और 2 का 1 मोलर दिए हैं। 1 मोलर नहीं होगा सेकेंड आंसर। और कोई? पल्लवी और सदाफ, 2 ऑप्शन आया, एक चैट बॉक्स में, एक ऑडियो में। ये आपको प्रतीक 1.45, 2.3, 325, 2.5। अच्छा, सेकेंड वाले का आंसर बता रहे हैं, लेकिन आप परसेंटेज नहीं बताए। शायद परसेंटेज आप नहीं निकाले। जिसको आप 3 बोल रहे हैं वो 30% होना चाहिए सर। चलिए कोई नहीं। ओके, सेकेंड वाले का चलिए फर्स्ट का सॉल्यूशन पहले। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। सो वेट ऑफ यूरिया गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि क्या है? यूरिया है, दैट इज 30 ग्राम। आपको मोलर मास ऑफ यूरिया भी पता है, मोलर मास ऑफ यूरिया। अब अगर कुछ लोग इसके लिए ये क्वेश्चन स्किप कर दिए होंगे कि सर हमें यूरिया का मोलर मास नहीं पता, तो ये बहुत ही गलत बात है। आपको यूरिया का मोलिकुलर फॉर्मूला पता करना चाहिए था, मास पता करना चाहिए था। और आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, गूगल अवेलेबल है। सो मोलर मास नहीं पता है, यूरिया का फॉर्मूला नहीं पता है आपको, तो ये ढूंढना चाहिए था। इसके लिए आप क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते थे। 60 ग्राम होता है यूरिया का। अगर आप फॉर्मूला देखें तो NH2 होता है। आप बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक अभी नहीं पढ़े हैं, तो आपको याद नहीं है तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट आपको ढूंढना चाहिए था इसको। ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए था कि सर यूरिया का मास आप नहीं दिए थे, हम नहीं कर पाए। सो 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो यहाँ से हम लोग मोल्स ऑफ यूरिया निकाल सकते हैं। पहले मोल्स ऑफ यूरिया, दिस इज इक्वल टू 30/60। पता नहीं इसका काम भी है या नहीं, बस मुझे मोलर मास दिख गया तो मोल्स निकाल के रख लिए। वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही है ना ये, 2 लीटर। अच्छा, सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट इज 2 लीटर। सो फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है हमें? फर्स्ट फाइंड आउट करना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है सर वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 30 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 30 ग्राम डिवाइडेड बाय weight of solute divided by volume of solution, that is 2 लीटर, जिसको आप बोल सकते हैं 2 into 1000 क्योंकि ml में लिया जाता है, इनटू ये ग्राम में होता है, ये ml में होता है, और परसेंटेज है तो इनटू 100। सो ये 30 जो है वो यहां से कैंसिल हो जाएगा, 3/2 आएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है ना? सो वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चन। दूसरा क्या फाइंड आउट करना था? मोलरिटी।
मोलरिटी कैपिटल एम, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आपको फॉर्मूला लिखना चाहिए इनिशियली ताकि ये याद रह पाए आपको। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नहीं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाले हैं क्या हम, 1/2 या 0.5 कर ले, डिवाइडेड बाय 2, सो ये हो जाएगा 0.2 मोलर कैपिटल है। कोई दिक्कत? चलिए सॉल्यूशन सेकेंड देखिए। क्या है सेकेंड क्वेश्चन भैया? 5 ml of glucose are dissolved in liter of water. 5 mole of glucose dissolved in 2 liter of water और हमें डेंसिटी गिवन है। ओके चलिए देखिए क्या सब गिवन है। हमें गिवन है 5 मोल ऑफ ग्लूकोज, मोल ऑफ सॉल्यूट जो क्या है, जो ग्लूकोज ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्लूकोज है 5 मोल। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? मोलर मास ऑफ ग्लूकोज अगर बोलेंगे आप तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आई थिंक सबको पता होना चाहिए, प्रतीक 180 होता है, बिल्कुल सही है। सो मोलर मास C6H12O6, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, ये आता है 180 ग्राम। मोलर मास आ गया, मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमको गिवन है। दिस इज इक्वल टू 1.5 ग्राम पर ml, ठीक है, डेंसिटी ml में। सो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अगर हमें निकालना हो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, और ml में चाहिए अपने, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 100। सो क्या मास ऑफ सॉल्यूट हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मास इज इक्वल टू 5 इंटू मोलर मास, क्योंकि मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट बाय मोलर मास, है ना। तो मोलर मास इज इक्वल टू, सॉरी, वेट इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मोलर मास। सो 5 से 180, 5 को 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 180, दिस गिव यू वेट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का क्या करें, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, अपने पास होता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। शो 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 क्या किया जाए दोस्त, क्या किया जाए जरा बताइए मुझे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए अपने को, सो मास बाय डेंसिटी। ओके सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इतना। कोई और इंफॉर्मेशन है क्या? कुछ और इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में? 5 mole of glucose is dissolved in 2 liter of water and density of solution is इतना। ओहो, क्या 2 liter of water given है? बोलिए। यस सर। यस सर, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 2 लीटर ले लीजिए, 2 इंटू 1000, क्योंकि ml में लिया जाता है। क्यों? अब 2 लीटर सॉल्यूशन है दोस्त, 2 लीटर सॉल्यूशन है, और इसमें 5 मोल सॉल्यूट अगर आप मिलाते हैं, है ना, 5 मोल सॉल्यूट अगर आप मिलाते हैं तो वॉल्यूम में नेग्लिजिबल चेंज होगा। एक तो चेंज नहीं होगा, चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होते हैं और शुगर के मॉलिक्यूल्स गैप में कंप्लीटली फिल्ड अप हो जाते हैं। ग्लास ऑफ वाटर में, कंप्लीटली फिल्ड वाटर में आप 1 और 2 टी स्पून ऑफ
शुगर मिलाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज नहीं करता है। एक तो आप ये चीज समझते हैं। सो यहाँ पे हमें इसको, और दूसरी चीज है कि हम यहाँ अगर कंसीडर ना करें तो कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, करना ही पड़ेगा। सो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस की जगह पे आप देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यूज कर लिए हैं, है ना। अगर हम ये रख रहे हैं तो एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं हुआ ये, बट हम यूज कर रहे हैं, कोई उपाय नहीं है अपने पास, ठीक है ना। सो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन था तो हमें गिवन में लिखना चाहिए इसको कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन है सर, सॉल्यूशन नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लिए हैं, ट्रीट कर लिए हैं, जो कि 2 लीटर है। ये गिवन इंफॉर्मेशन है जिसको हम यूज किए। मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 3 जीरो है वो ऐसे चला जाएगा, और ये 9 टू जा 18 हो जाएगा, ये 45% हो जाएगा। पता नहीं 4.5 बोल रहा था प्रतीक, आप 4.5 आंसर कर रहे थे शायद, एक आंसर आपका 4.5 था, क्यों था ऐसा पता नहीं। दूसरा और क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट, दिस इज इक्वल परसेंटेज वेट बाय वेट। क्या किया जाए, वेट ऑफ सॉल्यूट वो तो पता है 5 इंटू 180 divided by weight of solvent. Weight of solvent is density is equal to mass by volume. So what is mass? Density into volume. So volume है 2 लीटर, सॉल्यूशन नहीं होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं होता, वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है, बट ठीक है 2 इंटू, सॉरी 2000 कर लेते हैं, 2000 ml इंटू 1.5, करेक्ट है क्या, इंटू 100। नहीं सर 45 ही था प्रतीक, ओके 45 था, गुड है, 45 था तो गुड है, नो इशू, ये कर सकते हैं हम यहाँ पे। सो आप देखिए ये 3 जीरो ऐसे जाएगा, और इसको तो आप 9 ही रखिए, इसके लिए आप एक 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इसको 5 3 जा कर लीजिए, और 3 3 जा कर लीजिए, और इसको डायरेक्ट आप 30% लिख दीजिए। थर्ड क्या था, मोलरिटी, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉलिड 5 मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्या करें, सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो है नहीं, 2 कर लीजिए, 2.5 मोलर कर लीजिए, डन है। चलिए मैं आपको एक बात और बताऊं कि अपने पास एक रिलेशन और होता है, क्या होता है, परसेंटेज, मैं डिराइव किया था क्या, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी, क्या मैं ये रिलेशन बताया था आपको स्पेशल रिलेशन में, No, sir. स्पेशल नो सर। स्पेशल रिलेशनशिप, ओ हो अभी आया नहीं है, चलिए आएगा, आगे आएगा, कोई बात नहीं, आगे आएगा फिर, अभी आया नहीं है। स्पेशल रिलेशनशिप देखेंगे तो वहां ये चीज देख सकते हैं, और ये चीज आप यहीं पे देख सकते हैं, ये जो आया है ये चीज आप यहीं पे देख सकते हैं कि परसेंटेज डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है ना। सो आप इसको कैसे देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? बोलिए, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है ना, तो परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज को तो कैंसिल ही समझ आप, वेट बाय वॉल्यूम अगर आप करना चाहते हैं तो ये नहीं हो जाएगा क्या, वेट है बाय वेट है, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, वेट वेट कैंसिल, वेट बाय वॉल्यूम, समझ, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो परसेंटेज वेट वॉल्यूम आ जाता है, इसका यूज आप यहाँ कर सकते थे। अगर इसका हमारा आंसर 30 आया है ना, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 आ जाएगा 45, बाय 10 कीजिए और ये आ जाएगा 45, समझ रहे बात, आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको अभी कर लीजिए, नहीं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट, हम लोग कितने कंसंट्रेशन टर्म्स थे, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम, आस्था बोलो, पोलैरिटी, ये 4 कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़ लिए, राइट। Sir, your voice is not so much clear.
वॉइस इज नॉट सो मच क्लियर। ये अभी प्रॉब्लम आ रहा है? यस सर। यस सर। कोई बात नहीं, टेम्पररी इशू होगा थोड़ा सा नेटवर्क में। फिफ्थ, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ज्यादा डिस्टर्ब है, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। नो सर, नाउ इट मोल इज ओके। फ्रैक्शन टेम्पररी डाउन जाता है नेटवर्क थोड़ा सा। मोल फ्रैक्शन एक्स। मोल फ्रैक्शन क्या होता है सर? तो जैसे परसेंटेज हम लोग 100 में मेजर करते हैं, फ्रैक्शन 1 में मेजर किया जाता है। मोल फ्रैक्शन 1 में मेजर किया जाता है। 1 में कितना, जैसे 100 में कितना, ये वो परसेंटेज होता है। फ्रैक्शन जो है वो मोल का फ्रैक्शन किया जाता है, और मोल का फ्रैक्शन है तो 1 मोल में कितना मोल, ठीक ना। फ्रैक्शन, तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ it is the ratio of number of moles of individual substance and total number of moles. Total number of mole, ये होता है सर मोल फ्रैक्शन। टोटल नंबर ऑफ मोल, समझिए जरा। अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ कोई सब्सटेंस निकालना है ना, तो दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का, उस स्पीसीज का, उस एंटिटी का मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल, एंड टोटल, ये उसका मोल फ्रैक्शन बताएगा। चलिए थोड़ा और क्लियर करते हैं एग्जांपल को लेकर के। एग्जांपल फर्स्ट, लेट्स एज्यूम अ बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, एक बाइनरी सॉल्यूशन ले लेते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है बताइए? बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन? लेट अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी मतलब टू होता है दोस्त। सो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन। तो इस लेट अ बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्वेंट इसमें हम ए मान लेते हैं। मोल ऑफ सॉल्वेंट, दो ही कंपोनेंट होंगे, सो मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू Na। ठीक है, सॉल्वेंट हम अपना जो भी सॉल्वेंट है, ठीक है, और एंड मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू Nb। ठीक ना। तो अब हम इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन अगर निकालेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है, तो दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मींस Na प्लस Nb। Na प्लस Nb, क्लियर। मोल फ्रैक्शन अगर हमें बी का निकालना होगा, तो इंडिविजुअल मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल Na प्लस Nb। आ रहा है बात समझ में? मोल फ्रैक्शन क्या है? सो इट इज द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल मोल एंड टोटल। इंडिविजुअल मोल और टोटल मोल का ये रेशियो होता है। जिस किसी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। कुछ प्रॉपर्टी आपको यहां से दिख जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे XA प्लस XB सम ऑफ मोल फ्रैक्शन निकाले तो क्या आएगा, बोलिए। तो XA प्लस XB इज इक्वल टू Na बाय Na प्लस Nb प्लस Nb बाय Na प्लस Nb। अब आपको समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व करने से 1 आएगा, क्योंकि एलसीएम Na प्लस Nb, ऊपर भी आएगा Na प्लस Nb। सो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है, होना भी चाहिए। जैसे परसेंटेज, दो कंपोनेंट, चार कंपोनेंट, 10 कंपोनेंट का अगर आप 100% सोल्यूशन में से इंडिविजुअल परसेंटेज निकालेंगे आप, तो उस सारे का सम 100% ही होता है, 100 ही होता है ना।
अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करें किसी सब्सटेंस का और उसमें पर्टिकुलर एंटिटीज का, तो किसी सब्सटेंस में पर्टिकुलर एंटिटीज का परसेंटेज का सम क्या होगा, हमेशा 100 होगा। वैसे ही सॉल्यूशंस के अंदर अगर आप मोल फ्रैक्शंस का सम निकालेंगे तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। जितने भी क्वांटिटी हो, XA, XB, XC, XD और भी कंपोनेंट होते तो उस सब का भी सम जो है, सारे का सम मिला करके कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन 1 में निकलता है। ठीक, चलिए यहां से हमें XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB करने का मौका मिलता है, एंड XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA का। सो कहने का मतलब कि अगर हम एक बार NA बाई NA प्लस NB कर लिए हैं तो जरूरी नहीं है कि NB बाई NA प्लस NB भी सॉल्व करें, 1 माइनस करके हम उसका आंसर लिख दें, दैट इज बेटर, है ना। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बजाय अगर एक का मोल फ्रैक्शन आप निकाले हैं NA बाई NA प्लस NB करके, तो दूसरे का एक्सप्रेशन लिख के निकालने का कोई जरूरत क्या नहीं है। समझ रहे हैं बात, नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? अगर आपको कहीं पे लिखता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज 0, तो इसका मतलब ये है कि ये कंपोनेंट इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट ही नहीं है। किसी भी कंपोनेंट के बारे में, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 चीज मिला हुआ है। इस तीनों का कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, और आपको ये भी पता है कि XA प्लस XB प्लस XC जो होता है वो 1 के बराबर होता है। सम ऑफ टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है वो 1 के बराबर होता है। कोई दिक्कत? सो XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू 1, ठीक ना। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमको 0 लेना है, इसका मतलब ए कंपोनेंट है ही नहीं दोस्त। अगर ये कुछ भी अमाउंट में होगा तो मोल फ्रैक्शन 0 कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा। सो अगर 0 है तो वो प्रेजेंट नहीं है, वो कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। और अगर हम कहीं पे ये बोल रहे हैं कि XA या XB किसी भी कंपोनेंट के लिए कि 1 है वैल्यू मोल फ्रैक्शन का, तो इसका मतलब प्योर वही सब्सटेंस है, उसके साथ कुछ मिक्स ही नहीं। क्योंकि अगर यही कंपोनेंट प्योर है तभी इसका मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर हो सकता है। क्या ये दोनों बात क्लियर हुआ आपको? बोलिए, क्या ये दोनों बात क्लियर हुआ कि अगर किसी बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए हम ये बात कर रहे हो कि सर XA इज इक्वल टू 0, दैट मींस दिस सब्सटेंस नॉट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A नॉट प्रेजेंट, A नॉट प्रेजेंट। और अगर किसी कंपोनेंट के बारे में ये बोला जाता है कि XA इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब प्योर A ही है, इसमें कुछ और मिला हुआ नहीं है। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? प्योर सब्सटेंस, प्योर ए, और कोई कंपोनेंट इसके साथ नहीं, तभी इसका मोल फ्रैक्शन 1 है। क्या ये दो बातें समझ में आई? Yes, sir. चलिए Yes, sir. एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं। 30 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 45 gram of water. Okay, find first percentage weight by weight, second mole fraction of urea and mole fraction of water. बताएंगे तो बताइए। क्या कर सकते हैं हम लोग? सर परसेंटेज वेट बाय वेट तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना सर? 30 ग्राम यूरिया प्लस 45 ग्राम वाटर इंटू 100, सॉल्व कर लीजिए। सो 30 बाय 75 इंटू 100, 40. 40%। कोई इशू नहीं। सेकेंड,
मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। चलिए किसी एक का, एक कंपोनेंट किसी का नहीं है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। मोल्स ऑफ यूरिया कैसे लिखें सर? 30 मास दिया हुआ है और 60 मोलर मास होता है। अभी आपको याद होना चाहिए दोस्त ये चीज। मोलर मास ऑफ यूरिया कितना होता है? 60 ग्राम। सो ये मोल आ गया। ओके, ये इंडिविजुअल मोल है। टोटल मोल के लिए क्या करेंगे? दिस प्लस मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ वाटर कैसे? वेट ऑफ वाटर 45 ग्राम बाय मोलर मास 18। क्या ठीक लिखे हैं? सॉल्व कर लीजिए सर इसको। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस ये कितना आ जाएगा? 45/18। 45/18 कितना आ जाएगा? 9/2। 5/2 ना? 5/2, यस सर। 5/2 5/2 2 एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा। क्या ठीक लिख रहे हैं हम? अब हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट करें, या तो ऐसे या 1 - 1/6 कर ले। अरे आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है? 5/6 या तो इंडिविजुअली फिर आप ऐसे कीजिए। ऐसे कीजिएगा तो क्यों कीजिएगा? ऐसे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है ना यार। आप करेंगे 5/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 5/2। आप इसको क्यों सॉल्व करेंगे? जब एक बार आ गया है तो 1 - 1/6 नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। यस ओके ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स पे चलते हैं, दैट इज मोलैलिटी। 6(1) इज Sir, please show one time the upper part of the solution. मोलैलिटी इज मोलर। ये लीजिए सॉल्यूशन। कहाँ? फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड भी? Only फर्स्ट second, भी। sir. यस। नेक्स्ट है अपना मोलैलिटी। मोलैलिटी इसलिए करेक्ट। मोलैलिटी क्या होता है? इट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट it is the mole of solute present in per kg of solvent, पर kg of solvent। ठीक है। अब ये एक ऑड इन वन यूनिट आपको देखने को मिलेगा जिसमें हम सॉल्वेंट टर्म ले रहे हैं। बताए थे आपको तब भी कि सॉल्यूशन हर जगह आप देख रहे थे कि सॉल्यूशन आ रहा था, ऊपर सॉल्यूट आ रहा था, नीचे सॉल्यूशन आ रहा था। सो मोलालिटी को आप ऐसे याद रखिएगा कि मोलालिटी एक इकलौता एक यूनिट में से यूनिट आने वाला है जिसमें हम नीचे सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं सॉल्यूशन में। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्लियर कट डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। मोलैलिटी, दिस इज अ स्मॉल m, moles of solute, mole of solute divided by weight of solvent, weight of solvent in kg, weight of solvent in kg। ये हो गया आपका फॉर्मूला। करेक्ट है। चलिए सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय weight of solvent, weight of solvent in kg। जैसे हमें पता है मोलैलिटी में भी इन लीटर था, लेकिन लीटर में हमें गिवन नहीं होता है क्वेश्चन में, मोस्टली हमें ml में गिवन होता है, हम 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको यूज करते हैं। वैसे ही यहाँ भी है, केजी में हमें सॉल्वेंट नहीं दिया जाता है, ग्राम में ही होता है। सो हम इसको मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय weight of solvent in gram मल्टीप्लाइड बाय क्या? बोलिए 1000। ये लिख सकते हैं। सो ये हो गया हमारा मोलैलिटी। कोई दिक्कत तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं तो वो भी बोलिए।
बोलिए। क्लियर है ये? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मोलैरिटी भी पढ़ लिए हैं, मोलैलिटी भी पढ़ लिए हैं। सो क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ यूरिया अपना फेवरेट है नहीं? मोलैलिटी इज 1.2। क्या आप ये मोलैलिटी समझ रहे हैं? LITY है, स्मॉल m है, एंड डेंसिटी इज 1.25 ग्राम पर ml। ओके, कैलकुलेट मोलैरिटी। कैलकुलेट मोलैरिटी कैपिटल। क्या बोलते हैं, बोलिए। Solution of urea molality is 1.2 and density is 1.25 gram per ml. Calculate molarity. करेंगे आप? देखिए 1.2 मोलल सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? मोलल सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन मींस सॉल्यूशन की मोलैलिटी अगर 1.2 दे रखा है तो इसका मतलब है 1.2 मोलल सॉल्यूशन। और मोलैरिटी को हम लोग मोलल सॉल्यूशन बोलते हैं, मोलर, और होता है मोलल। तो मोलैलिटी को मोलल सॉल्यूशन बोलते हैं, मोलैरिटी को मोलर बोलते हैं, ठीक है। सो 1.2 मोलल सॉल्यूशन का मतलब है कि 1.2 मोल ऑफ यूरिया सॉल्यूशन है। सो दिस इज द सॉल्यूट। So 1.2 mole of urea is present in 1000 gram of solvent। क्या बोलते हो? 1.5 मोल पर लीटर, 1.5 मोल पर लीटर प्रतीक का आंसर है। चेक कर लेते हैं दोस्त, कैलकुलेटेड नहीं है सर मेरे पास आंसर, हम लोग चेक कर लेते हैं। आंसर मेरे पास कैलकुलेटेड नहीं है। 1.5 मोल पर लीटर आता है या नहीं देख लेते हैं। आप सही किए हैं गलत किए हैं, प्रोसेस मैच कर लीजिए, ठीक है। So 1.2 molar solution means 1.2 mole of urea is present in 1000 gram of solvent। ये होता है मोलैरिटी का मतलब। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें कितना ले लेना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम। ओके, वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि अपना यूरिया है, यूरिया, दिस इज कितना ग्राम? वेट ऑफ सॉल्यूट, नॉट वेट ऑफ सॉल्यूट, 1.2 मोल गिवन है हमें। मोल ऑफ सॉल्यूट जो कि यूरिया है इज 1.2 मोल। ओके, तो मोल पता है और ये पता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हम निकाल सकते हैं 1.2 इंटू मोलर मास। क्या ठीक है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 72 ग्राम। तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट लिख लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सर मोलैलिटी और डेंसिटी गिवन है, हम इसको ऑपरेट नहीं कर पाते। ये जो चीज हम लोग लिखे थे ना, परसेंटेज वेट बाय वेट का मींस क्या होता है? 10% यूरिया वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन गिवन है, 20% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 गिवन है। तो क्या मतलब है इसका, कैसे हम उसको इन्फ्रेंस में निकालते हैं, वो चीज जानना ज्यादा जरूरी है। तो इस क्वेश्चन में जो मेन पार्ट है वो यही है कि अगर 1.2 मोलर सॉल्यूशन दिया है तो हम उस सॉल्यूशंस में ये कंसीडर कर सकते हैं कि 1.2 मोल यूरिया प्रेजेंट होगा 1000 ग्राम में। आप रेशियो बढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 2000 ग्राम ले लीजिए, 2.4 मोल यूरिया हो जाएगा। कंसंट्रेशन थोड़ी बदलता है, वो तो कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन टर्म है ना। मोलैलिटी क्या है? कंसंट्रेशन है। तो ये कंसंट्रेशन तो यूनिटी में निकालिए, 5000 लीटर के लिए निकालिए, 1 लीटर के लिए निकालिए, 500 लीटर के लिए निकालिए, कंसंट्रेशन थोड़ी बदलेगा। समझ रहे हैं ना बात? नहीं समझ रहे हैं?
आप जितना अमाउंट लेंगे उस हिसाब से मोल उसमें डिजोल्व होगा। अरे भाई अगर 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है इसका मतलब 1 मोल 1 लीटर में डिजोल्व है। अगर 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन का 2 लीटर ले लेंगे तो उसमें 2 मोल मिलेगा यूरिया का। 4 लीटर ले लेंगे तो 4 मोल मिलेगा। तो कंसंट्रेशन थोड़ी बदलेगा अमाउंट पे, कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है। तो अगर 1.2 मोलर लिया गया है तो अगर आप उसका 1 ग्राम सॉल्वेंट लेते हैं, 1000 ग्राम सॉल्वेंट लेते हैं, 1 केजी सॉल्वेंट, तो इसका मतलब 1.2 मोल यूरिया के होंगे। तो वो मिनिमम मान के चलते हैं हम लोग। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम, तो मोल ऑफ सॉल्यूट 1.2 मोल। तो उस केस में वेट ऑफ यूरिया, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? तो मोल्स इनटू मोलर मास करके हम वेट निकाल सकते हैं 72 ग्राम। इतना कम हो गया। अब क्या है कि अगर हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या चाहिए हमको? मोलरिटी चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे ये है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि देखिए डेंसिटी हमको गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना है? 1.25 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम ना दोस्त। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। हम यहाँ बोल रहे हैं आपको 1.25 इज इक्वल टू मास, क्या? सॉल्यूशन का ना। तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। सो 1000 प्लस 72, 1000 is the mass of solvent, 72 is the mass of solute। प्रतीक, क्या आप ये कंसीडर किए थे? यही एक गलती करने का चांस होता है। क्या आप ये कंसीडर किए थे? अगर आप किए थे तो आंसर सही आना चाहिए आपको। सो व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम इज 1072 डिवाइडेड बाय 1.25। क्या आप सॉल्यूशन का वेट कंसीडर किए थे दोस्त? बोलिए। दिस मच ml वॉल्यूम। सो व्हाट इज द मोलरिटी? कैपिटल M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या गिवन है? 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन है क्या क्वेश्चन में? हाँ 1.2 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1072 इंटू 1.25, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाइड बाय 1000 क्योंकि ml में है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जितना होगा वो आंसर होगा। दिस मच मोलर। क्या यही एक्सप्रेशन था? प्रतीक, नो सर, गलती किए थे। कहाँ गलती किए थे? ऐड नहीं किए थे या कुछ और ही गलती किए थे? वही गलती हुआ था, राइट। तो ये गलती होने का चांस होता है, ये एरर पॉइंट है। चेक कीजिए, सॉल्व करके कोई बताइएगा आंसर कितना होता है, फास्ट चेक कीजिए। कोई दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। Answer is ये 1.399. 1.399। 399. चलिए, वैलिडिटी आंसर का आप लोग चेक करेंगे, हम ये कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हमारा ये एक्सप्रेशन आंसर है। इफ इट इज दिस देन ओके, 1.399 और 1.44 मोलर अप्रोक्सीमेट। 1.4 मोलर कैलकुलेशन के लिए हम जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना? ठीक नहीं है? 1.4 मोलर के आसपास कुछ आंसर आएगी, ठीक है। चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो अप्रोक्सीमेटली, सुधांशु सर 1.4, ओके ठीक है। अब हमारे पास दो यूनिट बच गया है, दो कंसंट्रेशन टर्म्स बच गए हैं पढ़ने के लिए। एक है ppm पार्ट्स पर मिलियन और दूसरा है नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ हम लोग पार्ट्स पर मिलियन पढ़ लेते हैं, ठीक है, ppm पढ़ लेते हैं, और नॉर्मेलिटी को हम लोग अभी नहीं पढ़े। नॉर्मेलिटी से पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर पढ़ेंगे। एन फैक्टर जब हम पढ़ लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, क्योंकि एन फैक्टर का काम आता है हमें ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें एन फैक्टर का काम पड़ता है।
और एन फैक्टर कैलकुलेशन हमें अपने डिटेल में पढ़ना है अभी इसी टॉपिक में। तो एन फैक्टर कैलकुलेशन पहले पढ़ेंगे, फिर ग्राम इक्विवेलेंट और नॉर्मलिटी को अच्छे से समझेंगे, और उस नॉर्मलिटी के बाद हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टाइट्रेशन पे जाएंगे, ठीक है। सो सेवेंथ जो अपना कंसंट्रेशन टर्म है वो है पीपीएम। पीपीएम सर एक बार स्लाइड को ऊपर कीजिए ना। पीपीएम ठीक है, याद है, सर डन। पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, देखिए जैसा कि पार्ट्स पर मिलियन इसका नाम है ना, पार्ट्स पर मिलियन, तो ये भी एक तरह से क्या बोलेंगे, एक एनालिटिकल मतलब ये है कि आप इसको कैसे भी मेजर कर सकते हैं। कैसे भी मेजर मतलब कैसे भी मेजर इन द सेंस ये हुआ कि 1 मिलियन में कोई भी चीज कितना है। अब ये 1 मिलियन में मेजर करने का हमारा तरीका हो सकता है कि 1 मिलियन मोल में कितने मोल हैं। कंसंट्रेशन टर्म हम यही कहते हैं ना कि सॉल्यूशंस इतना है, इतने सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट हैं। तो इसको लिखने का हमारे पास बहुत सारा तरीका है। सर हम लिख सकते हैं कि इतने लीटर में कितने मोल हैं, इतने केजी में कितने मोल हैं, इतने ग्राम में कितने ग्राम हैं। तो इसीलिए हमारे इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स आए हैं। तो ये पार्ट्स पर मिलियन बोल रहा है कि 1 मिलियन में कितने हैं। तो अब 1 मिलियन क्या, 1 मिलियन मोल में, या 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स में, या 1 मिलियन क्या चीज 1 मिलियन आप कंसिडर कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पीपीएम भी कई तरह से मेजर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस पीपीएम को अगर आप वेट बाय वेट के फॉर्म में आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि 1 मिलियन ग्राम कितना मिलियन है सॉल्यूट, वो पीपीएम है। जनरल बात ये है कि पीपीएम इतना छोटा यूनिट है कि इसको हम लोग सॉल्यूशंस के फॉर्म में यूज ही नहीं करते हैं। इसको जनरली इंप्योरिटीज मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। पढ़े होंगे आप हार्डनेस ऑफ वाटर जब मेजर करते हैं तो वहां पे पीपीएम का यूज होता है, पार्ट्स पर मिलियन का यूज होता है हार्डनेस ऑफ वाटर को। फॉर्म में मेजर किया जा रहा है। तो इसका वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, ओके, multiplied by 10 raised to the power 6 in million. Astha Kumari, your sound is not coming. ये पीपीएम है सर। विल चेक, जस्ट इम्प्रूव हो जाएगा। नेटवर्क इशू मुझे भी मैसेज मिला था। पार्ट्स पर मिलियन अभी साउंड क्लियर है। परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम into 10 raised to the power 6. Now voice is clear. Yes, sir. ये थोड़ा सा हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा नेटवर्क का, फ्लक्चुएट तो करता है ना। कांस्टेंट नेटवर्क कहाँ है बताइए ना, सिटी में नहीं है, हम तो विलेज एरिया में है अभी, रिमोट एरिया में, रिमोट लोकेशन में। पीपीएम मोल पर मोल, ठीक है। इसको हम मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन इन, मोल ऑफ सॉल्यूशन नॉट इन ग्राम क्यों लिखा, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। समझ रहे बात। हम इसको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में भी मेजर करते हैं दोस्त। लेकिन आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि पीपीएम को हमने क्लासिफाई किया था टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाले कैटेगरी में रखा था हमने। तो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। पीपीएम इस जनरल टर्म्स में, पीपीएम एक जनरल टर्म्स जैसे यूज हो रहा है। तो अगर कहीं गलती से हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मिल जाए, वेट बाय वॉल्यूम के टर्म्स में मिल जाए, तो अब इसके लिए आपको ये नहीं होना है कि सर आपने तो इसको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में कैरेक्टराइज किया था। हाँ, जनरली ये वेट बाय वेट और मोल बाय मोल में भी आपको मिलेगा। अगर वेट बाय वॉल्यूम में दिया है तो उस केस में पीपीएम टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, नो इशू, ठीक है। तो और अगर ऐसा है तो इस केस में हमारा फॉर्मूला होगा मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन ml
multiplied by 10 raised to the power 6. क्लियर? नॉट क्लियर? बोलिए। क्लियर। चलिए एक एग्जांपल क्वेश्चन है। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एक्वस, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एक्वस सॉल्यूशन concentration 200 ppm आपको गिवन है, वेट बाय वॉल्यूम लेना है आपको। ppm जो आपको कंसीडर करना है वो वेट बाय वॉल्यूम के टर्म्स में। आप ट्राई करेंगे। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन which concentration 200 ppm, कुछ concentration लिखना चाहिए। वेट बाय वॉल्यूम ट्राई करेंगे आप? नहीं। चलिए ppm का फॉर्मूला क्या लिखे हैं? वेट बाय वॉल्यूम के टर्म्स में weight of solute by volume of solution in ml n gram into 10 raised to the power 6. So ppm given है 200. Weight of solute, calculate molarity of calcium carbonate aqueous solution whose concentration is इतना। क्या weight of solute अपने को नहीं पता? चलिए weight of calcium carbonate नहीं पता। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है क्या? नहीं पता। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 10 raised to the power 6। ये हो गया ना? जरा समझिए आप कि सर यहां से हम लोग ये लिख पाएंगे क्या? वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 10 raised to the power 3 is equal to 200 into 10 raised to the power -3। क्या सब लोग एग्री करते हैं? आप बोलिए, क्या एग्री करते हैं आप इस चीज पे? बोलिए बोलिए। यस सर। करते हैं एग्री? चलिए हमें निकालना है मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट by volume of solution in ml multiplied by कितना दोस्त? 1000। चलिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या हम वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं? सो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये मोल्स को लिख दिया, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in ml into 1000। आपको समझ में आ रहा है? इसका वैल्यू हमको पता है क्या पहले से? 200 into 10 raised to the power -3 बाय, बोलिए पता है कि नहीं पता है? यस सर। मोलर मास ऑफ CaCO3 100 ग्राम होता है दोस्त, कैलकुलेट कीजिए आप। So molarity is equal to 0.2। क्या सही बोल रहे हैं हम? क्या हम सही बोल रहे हैं या कुछ गलत बोल रहे हैं? तो बोलिए। गलत बोल रहे हैं तो नहीं सर सर, सही बोल रहे हैं। 0.002। 0.002। ओ
पक्का हम इसको कैंसिल किए थे, ये तो हम गलत बोल रहे थे फिर। 20 यहाँ पे 0.002 दोस्त, ये होगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। सर प्लीज स्लाइड को जरा ऊपर कीजिए, प्राजक्ता। ओके, ये लीजिए, आराम से कीजिए। मोलारिटी कैलकुलेट करना था, सो थोड़ा सा आप लोग स्टेप्स को आगे करना सीखिए। यहाँ पे अगर हम लोग स्टक हो जाते हैं, क्या करते हैं हम लोग, प्रोसीड नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों का आदत होता है कि वो क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको सोचना शुरू करते हैं, लिखने के बजाय जो गिवन होता है वो भी नहीं लिखते हैं, उसको सोचना शुरू करते हैं। और तब तक सोचते हैं, तब तक सोचते हैं जब तक उनको क्वेश्चंस दिमाग में ना आ जाए, आंसर दिमाग में ना आ जाए, फिर आंसर वो चेक कर लेते हैं अपने दिमाग के हिसाब से और फिर उसको लिखना शुरू करते हैं। तो इस अप्रोच को छोड़िए, ठीक ना। जो गिवन है वो लिखिए, जो निकालना है उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको देखिए, ठीक। अब यहाँ पे मोलरिटी निकालने के लिए हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट थी और बीपीएम से हमें ये चीज मिल रहा था, ठीक है ना। तो क्या हमें गिवन है उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं और क्या हमको रिक्वायर्ड की क्या चीज है, उसको हम कैसे सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, तो उसको लेकर के प्रोसीड करिए क्वेश्चंस को देख करके। सो अटेम्प्ट स्टार्ट करिए, अटेम्प्ट कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से दोस्त, हड़बड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बस मूल कंसेप्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिए ना, हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा। प्राजक्ता डन हो गया, बढ़े आगे। चलिए सम स्पेशल रिलेशनशिप देखते हैं। सम स्पेशल रिलेशनशिप, ठीक है। सम स्पेशल रिलेशनशिप जो पहला है वह है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड between molarity or is weight by weight and density, ये रिलेशन चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा। मोलरिटी, तो मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट। थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं फॉर्मूला, मोल्स को एक्सपेंड कर देते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास, ये मोल हो गया, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। चलेगा नहीं चलेगा, बोलिए चलेगा ना। अब आप बताइए कि वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100 को कुछ बोला जाता है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इस 1000 में से 10 निकालते हैं, 10 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम ही होता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या है ये बताएंगे, इसको पहचानते हैं, ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है दोस्त। सर हाँ सर, मल्टीप्लाई बाय 100 और 1000। सर 10 यहाँ ले लिए सर, ओके सर, सॉरी। ओके 100 ही चाहिए था ना, इस फॉर्मूला में हमको 100 चाहिए था तो 10 निकाल लिए। सो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये रहा आपका फॉर्मूला। लेकिन ये तो सर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का टर्म में आया ना। हाँ तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के टर्म में भी ये रिजल्ट रहा, और क्या।
और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को तो अभी जस्ट पीछे हम लिखे थे, क्या लिखे थे? परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी, याद है? अभी हम बोल रहे थे स्पेशल रिलेशनशिप में लिखाएंगे, याद है आपको? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, बोलिए। तो उससे ये एक रिलेशन रहा। ये हम लोग अभी किए थे ना क्वेश्चन के टाइम पे, बस उसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं ना, इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है ना, क्या बोलते हैं? सेकेंड वन, relation between molarity capital M, small m, molality and density। जब कभी भी एक टर्म्स ऐसा होगा जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा और एक टर्म्स ऐसा होगा जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होगा, मास इन्वॉल्व, उस दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें डेंसिटी चाहिए ही चाहिए। सो एक मोलैलिटी है, स्मॉल एम है, जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, मोल्स पर केजी है, और एक मोलैलिटी है जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है, मोल्स पर लीटर है। तो इस दोनों में अगर रिलेशन चाहिए ना हमको, तो डेंसिटी लेना ही लेना है, डेंसिटी रिक्वायर्ड है ही, विदाउट डेंसिटी नहीं जा सकता। और अगर वॉल्यूम वॉल्यूम वाले टर्म्स को कनेक्ट करना है ना हमें, तो डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे यहाँ देखिए ना, मोलरिटी को जब हमें वेट बाय वॉल्यूम में अगर हमारा क्वेश्चन होता, तो वेट बाय वॉल्यूम में डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना? तो ऐसे जो टेम्परेचर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाले में भी हम ये बात बोल सकते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट जितने भी टर्म्स है ना, उसको अगर आप एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जितने टर्म्स थे ना, उसको आप अगर एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो आपको डेंसिटी की जरूरत नहीं। लेकिन अगर दोनों को मर्ज कर रहे हैं आप, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट से, तो वहां पे डेंसिटी लगेगा ही लगेगा, विदाउट डेंसिटी आप नहीं कर सकते। डन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो सर यहाँ पे मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपका होमवर्क है इसको वेरीफाई करना। मैं रिजल्ट लिखा हूं, जैसे इसको हम लोग वैलिडेट किए हैं वैसे आप इसको भी वैलिडेट करिएगा, देखिएगा आता है नहीं आता है, कहाँ क्या एरर है, कोई इशू है क्या इसके साथ। ठीक। और तीसरा जो कि खूब यूज होता है 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में, यहाँ भी यूज होगा, आपको क्वेश्चन बनाएंगे तो, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। mole fraction. So small m is equal to mole fraction of solute by mole fraction of solvent into 1000 by molar mass of solvent. सर हाँ सर, 1000 बाय क्या लिखे हैं आप? molar mass of solvent, capital M of solvent एक क्वेश्चंस होमवर्क करते हैं।
मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 in benzene is 0.2. If density of solution is 1.2 gram per ml, then calculate. क्या कैलकुलेट करना है बोलिए? मोलारिटी, percentage weight by weight, percentage weight by volume. ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, आप इसको करिएगा तो प्रैक्टिस होगा सारा। ठीक है, प्राजक्ता पॉइंट वन कौन सा? Relation number 1, relation between ये लीजिए, sir 1, number 1. नंबर 2 है ये। ओके, ये है नंबर 1। Yes sir. हो गया, चलिए एक टर्म्स आता है जो कि फ्रिक्वेंटली आप क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म्स है। ठीक है, चलिए हम लोग थ्योरी आगे प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोग नेक्स्ट क्लास में मुझे जरूर बताइएगा कि होमवर्क था सर, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, so, हम लोग स्पेस छोड़ लिव आउट कर देंगे क्या? इसके लिए थोड़ा सा स्पेस लिव आउट कर देते हैं। चलिए यहाँ से लिखते हैं। सो जो नेक्स्ट टर्म हम लोग लिख रहे हैं दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ये मोलारिटी जैसा ही टर्म है लेकिन इसको कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग नहीं पढ़े हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? तो ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी क्या होता था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, मोल, इट इज वेट ऑफ सॉल्यूट in gram per liter of solution। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू weight of solute, not mole of solute, divided by volume of solution in liters। दिक्कत तो बोलिए, कोई प्रॉब्लम है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पता नहीं, वेट ऑफ सॉल्यूट को अगर यहाँ पे हम लोग मोलर मास से डिवाइड और मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आप ये बोल देंगे weight of solute in gram by molar mass of solute into volume of solution in liter। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई भी कर देते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो सर आप इसको जानते हैं क्या लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट by volume of solution in liter multiplied by molar mass of solute। समझते हैं नहीं समझते हैं बोलिए? strength of solution is equal to
भाई साहब यही तो मोलरिटी है यार। सो मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या बोलते हैं? ठीक बोलते हैं, गलत बोलते हैं? ठीक बोलते हैं क्या? सो ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। डन है। चलिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और देखते हैं। थोड़ा टाइम है अपने पास, ज्यादा कंटेंट हो गया क्या? आप लोग रोकते नहीं है, क्लास रिकॉर्डिंग में होता है, सो हम आपको टाइम नहीं देते हैं क्वेश्चन बनाने का। दैट्स व्हाई कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। रेगुलर क्लासेस में टाइम मिलता है क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन फॉर्मूला, डाइल्यूशन फॉर्मूला, डाइल्यूशन फॉर्मूला समझिए इसको। डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या है? आप लोग M1V1 इक्वल टू M2V2 का नाम सुने हैं? M1V1 इज इक्वल टू M2V2? नहीं सर, हम लोग V1V1 इक्वल टू P2V2 सुने हैं। हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग और कहीं कहीं देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। M1V1 इक्वल टू M2V2 समझिए उसका क्या सिस्टम है। क्या सिस्टम है ये समझिए। आप एक सॉल्यूशन बनाए, ठीक है। क्या बनाया आप? सॉल्यूशन बनाए। क्या बनाए? सॉल्यूशन बनाए। मान लीजिए सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन बनाए, ठीक। इसमें आप इसकी कंसंट्रेशन, या आप ऐसे मान लीजिए कि इसमें आप 2 मोलर सॉल्यूशन मान लीजिए, आप 2 मोलर बनाए, इसकी स्ट्रेंथ 2 मोलर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोल शुगर, क्या है? 2 मोल शुगर, 2 मोल शुगर कितना में प्रेजेंट है? 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट। मैं आपको बोल रहा हूँ ये 1 लीटर ही है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर, तो मतलब 2 मोल है, ठीक है। कंटेनर बड़ा है। अब हम इसको डाइल्यूशन करना चाहते हैं, इसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब इसमें मान लीजिए कि हम 1 लीटर और एक्स्ट्रा पानी मिला दिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 2 लीटर हो गया ना दोस्त। अरे नहीं समझ रहे हो बात? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अब 1 लीटर से 2 लीटर हो गया ना। लेकिन एक बात बताइए, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपकी ये 2 मोलारिटी चेंज होगा कि नहीं होगा, हम ये नहीं पूछ रहे हैं आपसे। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या उसमें शुगर के मोल्स बदल जाएंगे क्या? आपने 2 मोल शुगर के 1 लीटर सॉल्यूशन में लिए, आप उसमें पानी बदल रहे हैं, पानी चेंज कर रहे हैं, पानी का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। शुगर के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो शुगर मोल्स का 2 मोल्स ही रहेगा, या ये भी चेंज करेगा कुछ? बताइए बताइए, कोई बताइए। ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर हम बोल रहे हैं कि 2 मोल हमने लिया था इसमें शुगर, अगर हम इसमें 1 लीटर और एक्स्ट्रा पानी डाल दें तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर चेंज करेगा क्या? नहीं बोल रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे भाई मोल्स होता है वेट बाय मोलर मास, ना हम शुगर ऐड कर रहे हैं ना शुगर हम इसमें से रिमूव कर रहे हैं, तो वेट बदलना नहीं है। मोलर मास ऑफ शुगर कांस्टेंट होता है, तो भाई मोल्स चेंज करेगा क्या? नो सर। आवाज आ रहा है आप तक? सुन पा रहे हैं? नो रिप्लाई। नो रिप्लाई। प्राजक्ता, प्रत्येक आवाज आ रहा है? यस नो में तो आंसर करिए। यस सर। Yes, sir. कुछ तो आंसर करिए। आवाज आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलिए ना सर समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 मोल शुगर है और ये चेंज नहीं करेगा, तो आप चेंज नहीं करेगा या करेगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट ये तो बताएंगे ना सर, कैसे चेंज नहीं करेगा या चेंज करेगा, या समझ में नहीं आ रहा तो बोलेंगे ना। ये सन्नाटा क्यों छा जाता है भाई? बोलिए। ये शुगर का मोल मैं बोल रहा हूँ कि चेंज नहीं करेगा, हम डाइल्यूट कर रहे हैं इसको, सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए ना मोल्स शुगर का चेंज। शुगर तो जितना मोल था उतना ही रहेगा ना मोल्स, जितना चीनी हम इसमें मिलाए थे उतना ही रहेगा ना। Yes, sir. अरे 180 मोलर मास होता है ना, तो हम मान लो 2 मोल के लिए कितना, 2 मोल का मोलर मास कितना हो जाएगा? 360।
360 ग्राम शुगर हमने मिलाया था 1 लीटर पानी में, हमने 1 लीटर पानी और डाल दिया, तो क्या ये 360 ग्राम से बढ़ गया या कम हो गया? क्या ये तो ग्राम उतना ही है, वेट ऑफ सॉल्यूट तो उतना ही है, वेट ऑफ सॉल्यूट उतना है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी उतना ही है, तो मोल्स नहीं बदला। अब आप समझिए मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, होता है ना, इन लीटर, यही होता है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। तो पहला कंडीशन में मोलरिटी 1 और वॉल्यूम 1। अब दूसरा कंडीशन जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन की हम ये बात कर रहे हैं आपसे कि आफ्टर डाइल्यूशन में मोलरिटी भी बदला, मान लो M2 हो गया, और वॉल्यूम भी बदला, V2 हो गया। लेकिन अब ये बताइए कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बदला क्या? अरे ये तो नहीं बदला सर। अगर ये नहीं बदला तो M1V1 इक्वल टू M2V2 होना चाहिए ना, होता ही है, यही रिलेशन होता है M1V1 इंटू M2V2 डाइल्यूशन फॉर्मूला। अरे समझ में आया कैसे होता है? नहीं समझ में आया, बोलो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं बदलेगा सर, सो हम ये रिलेशन कर सकते हैं। ये कैसे हुआ है? ये ऐसे हुआ है कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे ना सर तो मोलरिटी घट जाएगी, और अगर आप वॉल्यूम घटाएंगे तो मोलरिटी बढ़ जाएगी। ये वही P1 जैसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। अरे समझ रहा है नहीं समझ रहा है? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? समझ रहा है ना? चलिए इसको लिखते हैं, एक बार और लिखते हैं, और हो सके तो कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो और समझ में आएगा। और ठीक है, सो हम डाइल्यूशन फॉर्मूला में ये बता रहे हैं आपको, हम डाइल्यूशन फॉर्मूला में आपको ये बता रहे हैं कि अगर हम किसी सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करेंगे ना, सिर्फ वाटर ऐड करेंगे, तो उस सॉल्यूशंस में मोल्स ऑफ सॉल्यूट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम डाइल्यूशन के केस में एक स्टेटमेंट लिख के आपको दें कि ऑन डाइल्यूशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज कांस्टेंट, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उससे। अगर मैं आपको ये बोलूं कि सर डाइल्यूशन फॉर्मूला, सो इन केस ऑफ डाइल्यूशन, इन केस ऑफ डाइल्यूशन, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज कांस्टेंट, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं आपको बोलूंगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर इंक्रीज करेगा तो मोलरिटी डिक्रीज करेगा, और दोनों के प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेंगे। सो M1 V1 इज इक्वल टू मोल्स, या फिर चलिए हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट M1 V1 बिफोर डाइल्यूशन और moles of solute M2V2 after dilution। सो अब हम लिख सकते हैं M1V1 इज इक्वल टू, क्योंकि मोल्स होता है कांस्टेंट। इस रिलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। No, चलिए sir. इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि डाइल्यूशंस का क्या फर्क पड़ता है। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर कुछ डिफरेंट आयंस को एक साथ मिलाया जाए तो हम कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाएगा। देन उसके बाद हम लोग आएंगे कंसंट्रेशन टर्म्स अगर कंप्लीट होता है, अपना डाइल्यूशन फॉर्मूला अगर कंप्लीट होता है तो उसके